हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज अमरीकी डॉलर जो है वो उसकी कदर 9 रुपये 38 पैसे कम हुई है इंटर बैंक में, और 11 रुपये ओपन मार्केट के अंदर। ये जो डॉलर की उड़ान थी वो इतनी ज़्यादा थी ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक डॉलर की कदर में 35 रुपये का इजाफ़ा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा आज तक इतना इजाफ़ा नहीं हुआ। और उसमें हमने देखा 2-2, 5-5 रुपये बढ़ते चले गए, और 205 से डॉलर जो है वो 240 भी क्रॉस कर गया, 240 के करीब इंटर बैंक में, और 247 तक ओपन मार्केट में पहुंच गया था। इसकी क्या वजूहात हैं? कहा जा रहा है कि जो सियासी बेयकीनी की कैफियत थी वो भी है, जो प्रेशर्स थे पाकिस्तान के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट। इवन 19 जुलाई को स्टेट बैंक ने एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स भी की। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वॉलेटिलिटी है डॉलर की प्राइस के अंदर, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो हमारे जो करंट अकाउंट की पोजीशन है और ख़बरें हैं इस हवाले से, और जो मकामी बेयकीनी है वो उसकी वजह से ये हो रहा है। और जो उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्लोबल फिनोमेनन है, डॉलर की कदर जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अगर उस हिसाब से बढ़ती तो जाहिर है लोग कहते हैं कि हाँ ग्लोबल वो है, मगर आज जब डॉलर गिरा है, साथ ही स्टेट बैंक की एक प्रेस रिलीज़ भी आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 मनी चेंजर्स, बड़े मनी चेंजर्स हैं, उनकी 4 फ्रेंचाइजेस को सील कर दिया है। 13 मनी एक्सचेंजर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है, तहकीकात भी मुकम्मल हुई हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी मनी चेंजर्स ने बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर थंब प्रिंटिंग के, बायोमेट्रिक के और रसीदों के, उन्होंने डॉलर लोगों को फ़रोख्त किया। ज़ाहिर है डॉलर बढ़ रहा था तो आम आदमी जो है, आम आदमी से मुराद थोड़े जो बेहतर लोग थे, उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी और वो भी उसकी वजह बनी। मगर डॉलर आज जिस तरह गिरा है तो उसके बारे में बात करेंगे। बैंकों ने भी अपना हिस्सा डाला। ऐसा बुनियादी तौर पे सट्टेबाजी की वजह से सट्टेबाजी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टेट बैंक को बिलाखिर याद आया तो उन्होंने 3 जो बड़े बैंक हैं उनके सरबराहान को बुला करके तंबीह की, क्योंकि बैंक जो हैं इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से एक डॉलर पे 15-15 रुपये जो है वो ज़्यादा ले रहे थे। और ज़ाहिर है हमारा जो जून और जुलाई का जो इंपोर्ट बिल था सिर्फ फ्यूल का, वो बहुत ज़्यादा था, 2.2 मिलियन टन से अब वो कम हो के अब आ गया है 1.4 मिलियन टन के ऊपर। तो तकरीबन आप समझ लें कि जो 6 मिलियन टन जो है वो 0.8 मिलियन टन जो है वो कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हुई है, लेकिन साथ साथ जो इंपोर्ट्स हैं वो भी खासी कम हुई हैं। तो क्या ये वजूहात थी या ये अब जो स्टेट बैंक ने एक्शन लिया है? एक छोटी सी मिसाल अगर आपको दूँ तो बांग्लादेश ने कल ही मनी चेंजर्स के ऊपर वहाँ पर भी क्रैक डाउन किया है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पैसा बाहर गया है तो हम बैन करेंगे मनी एक्सचेंजेस को वहाँ के। पर यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ फॉरेक्स एसोसिएशन के जो सरबराह हैं मलिक बोस्तान साहब वो मौजूद हैं। अब से 5 हफ्ते पहले इनको हमने जब प्रोग्राम में लिया था तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी रुपए की जो एक्चुअल वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर वो तकरीबन 185 से 195 के दरमियान, 190, हाँ वो 185 से 195 के दरमियान है, मगर डॉलर उस वक्त भी 220 तक पहुंच गया था। बोस्तान साहब वेलकम। ये जो आज डॉलर गिरा है और जिस तरह ये बढ़ रहा था, आपने पहले भी हमें बताया था कि उसकी कदर तो कम थी, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं अब जो आ रहे हैं, तो इसमें क्या एक मैनिपुलेशन हुई है? क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट्स में जो है खासी वॉलेटिलिटी रही है बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें मनी एक्सचेंज वाले भी इन्वॉल्व थे, बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, कौन था? आपकी तो वज़ीर आज़म से कई जूम के ऊपर मीटिंग्स भी हुई इस बारे में। देखो मैं सबसे पहले तो मैं समझे अल्लाह का करम है और नबी पाक सदका है, ये मुहर्रम का इस्लामी महीना है और अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है। इसकी बरकतें हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे करम किया और
जो पहली हुकूमत की कारकर्दगी पहली दफ़ा सामने आई वो ये कि इन्होंने मिफ्ता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जून में हमारा बजट इंपोर्ट का बिल जो था वो $7 अरब था और हम $2 अरब कट करके इसको $5 अरब तक भी कम से लाएंगे। तो ये उनकी दावा बोस्तान साहब, सवाल सीधा सीधा ये है कि जो सट्टेबाजी थी वो किस कदर बड़ा फैक्टर थी डॉलर के ऊपर नीचे जाने में? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले तो ये था कि $2 अरब का कम होना एक महीने में बहुत बड़ी बात है। इंपोर्ट जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो कम हुई और दूसरे सट्टेबाजी बैंक बिल्कुल कर रहे थे। मैंने कई दफ़ा गवर्नर साहब तो और मिफ्ता समीर साहब को इसकी निशानदेही भी की थी कि बैंकों को कोई सिस्टम बनाया जाए और उन्हें पाबंद किया जाए, जितने डॉलर वो परचेज करें इतनी सेल करें। वो फॉरवर्ड सेल में 10-10, 15-15, 20-20 रुपये भी ज़्यादा रख के सेल करते हैं। आपको पता होगा कि ये PSO की और इनकी LC'एं जो है 253 पे भी ओपन हुई हैं फॉरवर्ड डील में। तो ये जब डॉलर इनके पास होते नहीं और ये सेल करते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों से सट्टे ही होता है। अगर आपके पास डॉलर ही नहीं है, जब वक्त देने का आएगा तो आपके पास जब डॉलर होंगे नहीं, फिर यही होगा जो हुआ है कि आप मनमानी कीमतों पे इस सट्टे में मनी एक्सचेंज कहाँ से शामिल होते हैं, वो क्या मरहला होता है? नहीं, मनी एक्सचेंज का कोई रोल, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। एक्सचेंज कंपनी का तो इतना वॉल्यूम टोटल $20 मिलियन का हमारा वॉल्यूम है और अल्लाह का शुक्र है हम 20 मिलियन इस वक्त इंटर बैंक में, बल्कि 25 मिलियन आज हमने सिलेंडर किए हैं और हमारा 95%। तो स्टेट बैंक ने क्यों सील किए हैं? दो बड़ी देखो उनका सट्टेबाजी से जो सील करने का उनका कि वो ओवर यानी कि ज्यादा 1% का कानून है उससे ज्यादा में सेल कर रहे थे या वायलेशन कर रहे थे और वो B कैटेगरी है, उनका इतना बड़ा कोई रोल नहीं था। लेकिन ज़ाहिर वायलेशन की है, स्टेट बैंक ने बर वक्त फैसला किया है तो उसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं कि उनके बंद होने से डॉलर का रेट जो है वो गिर गया। अच्छा, लेकिन आप तो खुद क्योंकि फॉरेक्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, तो अगर मनी चेंजर्स इस तरह की वो करते हैं हरकतें और हमने देखा माजी में भी देखा तो हाँ, तो आप बहैसियत आपकी एसोसिएशन क्या एक्शन लेती है या स्टेट बैंक को इवेंचुअली लेना पड़ता है? देखो हम उनकी हमारे जो इल्म में आते हैं हम उनकी मेंबरशिप फौरन कैंसिल कर देते हैं। आपने की आज कोई मिसाल दें जो गैलेक्सी और अल हमीद के ऊपर आज इन्होंने फ्रेंचाइजेस सील की हैं, आपने जी ये बिल्कुल इसका हम एक्शन लेंगे उनसे। माजी की कोई मिसाल दें, माजी की कोई मिसाल दे सकते हैं आप? माजी की हम क्या मिसाल दें? जो कालिया था या इसको जिस वक्त इनके ऊपर केस बने थे और हमने उस वक्त इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी थी और उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारा पाकिस्तान में कोई केस साबित नहीं हुआ और हमने उनको सस्पेंड कर दिया। बोस्तान साहब यहाँ स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हमने अपने बंदे भेजे मनी एक्सचेंज के अंदर और जिन्होंने डॉलर वहाँ से ख़रीदे, मिस्ट्री शॉपिंग जिसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा वहाँ ना बायोमेट्रिक ली गई ना ही रसीद दी गई। यानी जब जाहिर है बढ़ रहा था तो मनी एक्सचेंजेस ने भी जो है अपने हाथ धोए। हाँ, ये आपको बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है हर अदारे में काली भेड़े होते हैं। मैक्सिमम 90% लोग बड़े मुहब्बे वतन है और अभी भी $20 मिलियन पर डे। सर इसका मुहब्बे वतन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना बोस्तान साहब। देखें ये तो देखो आप हमारा एक आदमी के गंदा होने से कहते हैं एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा करती है, तो गंदी चीज़ें जल्दी नज़र आती हैं, अच्छी चीज़ें कम नज़र आती हैं। लेकिन एक्सचेंज कंपनी का बड़ा रोल है। 98 में भी अभी भी सब ये हुकूमत को भी पता है कि हम पिछले कई दिनों से 20-20 मिलियन, 22 मिलियन, 25-25 मिलियन डॉलर एक दाना। अच्छा बोस्तान साहब, आपने जब कहा था कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1990 के आसपास है, अब जो गिरा है 190, तो अब क्या वहाँ वापस जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। देखो मैं इसी तरफ आ रहा था, बीच में सट्टेबाजी आ गई और सट्टेबाजी ज्यादातर बैंक ही कर रहे हैं और रिकॉर्ड बुक पे उसमें तो कितनी एक सट्टेबाजी हुई आपके ख्याल में अगर बैंकों ने की है आपके मुताबिक? देखो ये मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि ये जब स्टेट बैंक ने ये बैन लगाया कि जो भी इम्पोर्टर है वो अब आइंदा LC खोलेगा तो पहले उसकी अप्रूवल लेगा। लेकिन कुछ इम्पोर्ट माफिया ने क्या किया कि बगैर अप्रूवल के अपने बिजनेस रिलेशन पे उन्होंने क्योंकि $2 अरब का माल इंपोर्ट कर गया। जब वो माल सी पोर्ट पे पहुंचा, अब बैंक उनको डॉलर नहीं दे रहे थे और उनका डैमेज भी बढ़ रहा था, वो पैनिक में थे और उन्होंने फिर आखिर में जब नाउमीद हो गए तो उन्होंने हवाला मार्केट और ब्लैक मार्केट और फ्री मार्केट से डॉलर मनमानी कीमतों में ख़रीदनी शुरू कर दी है। तो ये चीज़ मैंने गवर्नर साहब के और मिफ्ता समीर साहब के नोटिस में लाई कि अगर उन्होंने गलती की है तो हम मज़ीद गलतियाँ करके पैनिक ना फैलाएं
तो आप अगर पहले दिन से बता रहे थे तो हुकूमत ने क्यों एक्शन नहीं लिया, या स्टेट बैंक ने फॉर दैट मैटर क्यों एक्शन नहीं लिया? आपके ख्याल स्टेट बैंक को इस चीज़ की नाराजगी थी कि हमने जब इन्होंने मना किया है कि आप अपना माल नहीं मंगवाएं अप्रूवल के बगैर, तो इन्होंने मंगवाया क्यों? अब इन पे डैमेज पड़ेगा तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने वायलेशन की है, तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो पैनिक में आप अपने वेंडर को जो है यानी कि हवाले से और ब्लैक मार्केट से जब डॉलर खरीदने तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब उन्हें ये डॉलर मिलना शुरू हुए, एक तो ये वजह बनी, और दूसरी एक्सपोर्टर ने, मैंने गवर्नर साहब को बताया भी कि उन्हें बड़ी एक्सपोर्ट प्रोसीड 2 से 3 अरब डॉलर बाहर रोकी हुई हैं। तो इस उम्मीद पे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हम करेंगे। और जो ही IMF का ये जो डील है, मैं बाजवा साहब ने अपील की, डील में उसमें फाइनल होने में अब चंद दिन रह गए और इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आपने देखा डॉलर जब गिरना शुरू हुआ, तब दूसरे दिन से एक्सपोर्टर बड़ी तादाद में अपने इंटर बैंक में डॉलर सिलेंडर कर रहे हैं। तो उसकी डॉलर का देखो इस गिरने की मेन वजह यही बनी है। अच्छा, और दूसरे भी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी वही है कि अब आज तो हमने देखा है ना कि 9 रुपए से ज़्यादा रुपये ने गेन किया है, और जाहिर है जितनी तेज़ी से बड़ा गिरा था उतनी तेज़ी से ही ऊपर जा रहा है। लेकिन ये क्या सस्टेन हो सकेगा? क्योंकि ये जो आपने अभी बात की है इम्पोर्ट्स की, कल हो सकता है कि इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि स्टेबिलिटी कितनी दिनों में या हफ्तों में या महीनों में हम देखेंगे? देखो, अगर हमने होश के नाखन ना लिए और अपने कहते हैं ना आमदन से ज़्यादा हमने खर्चात बढ़ा लिए, इम्पोर्ट का मतलब यही होता है कि आपकी एक्सपोर्ट और वर्कर रेमिटेंस अगर आपकी 5 अरब डॉलर है और आप 7 अरब डॉलर की इम्पोर्ट करेंगे तो प्रेशर तो आएगा आपके रुपए पे। तो मैंने अफगानिस्तान का मसला भी मैंने उनके में लाया हूँ कि जब से आप देखें 16 अगस्त को जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, डॉलर का रेट 157 रुपये था, हमारे रिजर्व 20 अरब डॉलर थे और हमारा इम्पोर्ट बिल 4.5 अरब डॉलर था। और आज बढ़ के आपके रिजर्व जो है वो 20 से कम हो गए, 9 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं। रुपया आपका 225 पे आ जाए, और इसी तरह आपके इम्पोर्ट बिल 7 अरब डॉलर चले गए। तो उनको हम डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, रुपये में उनको सेल करते हैं। तो ये 2 अरब डॉलर का जो है बोझ हमारे ऊपर है हर महीने का। तो हमने कहा जी आप बार्टर ट्रेड करें, माल के बदले माल लें, तो इससे हमारी 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो इस तरह हम इस जो प्रेशर से निकल आएंगे। तो हुकूमत इस पर वर्किंग कर रही है, जैसे कोयले का उन्होंने मुआहदा किया 2 अरब डॉलर सालाना का, और बहुत सी मादनियात हैं। अगर हम उनको पाबंद करेंगे कि माल के बदले माल मिलेगा, तो कोई वजह नहीं कि वो माल के बदले माल में ट्रेड ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बोस्तान साहब। अच्छा, अब वो पता किया है जो आपकी वाली बात के डॉलर कहाँ जाएगा। अभी अगले 2-3 दिन में 2-2 रुपये आप और गिरावट देखेंगे इसके अंदर, तो वो अराउंड 220-225 के दरमियान 210 तक भी जा सकता है। नहीं, वो तो जब IMF की ट्रांच आएगी आपके पास वर्चुअली, क्योंकि देखिए अब हर कोई ये कह रहा है कि IMF की जो है ट्रांच के IMF ने गो अहेड दिया है। अब IMF ने गो अहेड जरूर दिया है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, और गो अहेड के बाद ही 240 क्रॉस किया। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ कि ट्रांच अभी आई नहीं है। हाँ, या तो आ जाती तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है यार, मतलब करेंसी जो है ना वो आर्टिफिशियली बढ़ रही थी। मतलब मुझे तहरीक इंसाफ वालों की थ्योरी से कौन सी वाली? वही जो थी आज की, कल की, आज की वो ड्रोन वाली, कौन सी ड्रोन अटैक वाली? हाँ बिल्कुल, मुझे अब बिल्कुल लग रही। हाँ नहीं तो इस तरह तो फिर तो दिन में 10 होने चाहिए। हाँ, तो फिर तो अच्छा, वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम डॉलर पर बात करते हैं ना, और पता है उसकी एक वजह ये है कि जो फुटेज चल रही होती है ना, उसमें आप देख रहे होते हैं हजारों डॉलर ऐसे छपते जा रहे हैं, छपते जा रहे हैं, छपते जा रहे हैं। तुमने इतने वैसे देखे एक्चुअल? कभी नहीं देखे। नहीं, आपने देखे? तो फिर फुटेज में ही देख लो। नहीं, मैं चाहता हूँ ना कि मतलब स्क्रीन से निकाल के बंदा अपनी जेब भरे। चाहता तो मैं भी मैं बयान कर देता हूँ। डॉलर जो है अगर 220 हमारे बस में सिर्फ वक्फा लेना ही। हाँ चलो। वेलकम बैक। और अब से कुछ दिन पहले तक, चंद दिन पहले तक, गुज़िश्ता हफ्ते तक सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और श्रीलंका बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। पर आज रुपए की कदर बढ़ी, स्टॉक मार्केट भी थोड़ी बढ़ी। गो के ये इंडिकेशन नहीं है कि हमारी इकॉनमी जो है वो सस्टेन कर रही है, लेकिन IMF जो है वो उसकी ट्रांच जब तक नहीं आती तब तक अभी भी हम सेफ जोन में नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माशी माहिर डॉक्टर खाकान नजीब। हम उनसे बात करते रहते हैं और बड़ी तफसील से उन्होंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि IMF का ताला जब तक नहीं खुलेगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो नहीं संभलेगी। वेलकम टू द शो खाकान साहब। अब जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या ये सस्टेनेबल हैं या अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो IMF की तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों में मईशत हमारी संभल पाएगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा किया कि ये जिक्र कर दिया कि हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि आईएमएफ पे ही सारी रोड्स जा रही हैं और जी। उस रोड पे हमें ट्रैवल करना है। जब आपने ट्रैवल किया तो जब पहली दफ़ा कल रात जब आईएमएफ ने ये कहा कि सारे प्रायर एक्शंस मीट हो गए हैं, तो आज आपने ये देखा कि तीनों मार्केट्स, पाकिस्तान की एफएक्स मार्केट, पाकिस्तान की यूरो बॉन्ड मार्केट की यील्ड्स में कम से कम 5 से 7% बेहतरी आई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई। सो एक तो यह है कि अभी भी उसमें एक फाइनेंसिंग का गैप है जो हमें अगले 2 दिन में पूरा करना है, क्योंकि बोर्ड डेट हमने लेट अगस्त की चाहते हैं कि वो हो जाए। सो स्टिल दैट इज इंटैक्ट। दूसरी चीज जो हुई, एक करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता हुआ आ रहा था, उसको कुछ इंपोर्ट्स ने, कुछ रुपये की डिवैल्यूएशन ने, कुछ जो हमारे स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी ने उसको कम किया है। और ये जून में जब $2.3 बिलियन तक चला गया था तो मैं भी परेशान हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा है। इसको अब हमने कम करना है और सस्टेन करना है। अगस्त इज़ द फर्स्ट मंथ जहाँ पे हमारी इंपोर्ट्स ने थोड़ा सा ब्रेक लगा है, और ये ब्रेक इसलिए लगा है कि पेट्रोलियम की ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गई थी। जुलाई वैसे ही जो है स्लो मंथ है, ये याद रखिए, जुलाई इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव मंथ। ईद की कई छुट्टियां, मानसून की बारिश, और जुलाई इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर, तो हर चीज दुनिया भर में भी स्लो हो जाती है। हाफ ऑफ यूरोप इज टुडे क्लोज्ड। सो आप व्हाई इट इज क्लोज्ड? बिकॉज सब छुट्टियों पे चले जाते हैं। सो ये सारे अवामिल हैं। अब जहां पे आप खड़े हैं आपको थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाएगा कि आप आईएमएफ को कंफर्म कर लेते हैं। पैसों का फ्लो इज आर नेक्स्ट गोल। उससे मेरा क्या मतलब है? मल्टीलैटरल्स में जो प्रोजेक्ट मनी रुकी हुई है उसको एक्सपेडाइट करें। आपकी जो कमर्शियल फंडिंग है उसको एक्सपेडाइट करें। आपने जो फ्रेंड से पैसे लेने हैं उसको एक्सपेडाइट करें। आपने जो ऑयल की लाइन यूटिलाइज करनी है उसको यूटिलाइज करें। डबल यूटिलाइज हो सकती है $2.4 बिलियन की अगर सालाना, तो उसको करें। एलएनजी की स्पॉट बाइंग जो है बिल्कुल मत करें। अपना जो बिल है इंपोर्ट का उसको कम करें। कंजर्वेशन इज द एनर्जी स्ट्रैटेजी फॉर FY23 फॉर ऑल कंट्रीज। मैं पाकिस्तान को भी कहता हूँ, मैं अफ्रीकन कंट्रीज को एडवाइस करता हूँ, उनको भी यही कहता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान की जो खसूसी बात है ना, उसने ये करना है कि अपनी रेमिटेंसेस को इंश्योर करना है कि वो चलती रहें, सो दैट हमारा राब्ता जो हमारे रेमिटर्स हैं उनके साथ रहे। और ये जो गैप आ गया था ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में, इससे एज अगर इफ आई एम अब्रॉड तो आई वुड आल्सो थिंक यार मैं मनी चेंजर से भेज दूं। हमें इसको कर्टेल करना है, कम से कम रखना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं। सो ये एक ओवरऑल जायजा है कि हम कहाँ खड़े हैं। ब्रीदर मिल गया है, इस ब्रीदर को यूटिलाइज कीजिए। FY23 बहुत टफ साल है, इसको ना भूलिए। ग्लोबल इकोनॉमीज जो हैं उनको बिल्कुल ताला लगाया जा रहा है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। सो इसको याद रखिए। IMF अभी भी इज सर्कलिंग अराउंड द रनवे, उसको हमने अगस्त के एंड में रनवे पे उतारना है। सो लेट्स मेक श्योर कि दैट डिसेंट टर्न्स इनटू एन अराइवल। उसके बाद ये बाकी सारे काम करके हमें चलने हैं ताकि हम इस ब्रीदर को इस्तेमाल कर सकें। तो खाकान साहब, जिस तरह की मैनिपुलेशन हमारी फॉरेक्स मार्केट में भी हुई और आपके भी इल्म में है, फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये मैनिपुलेशन, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से बहुत आगे चल रही होती है, बल्कि 10 कदम ही आगे चल रही होती है, तो वो कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का, जाहिर है हमारी जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और ट्रेड डेफिसिट के बारे में तो आपने बताया कि थोड़ा कम हुआ है। तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हम IMF की अगली किस्त से पहले वहीं ना खड़े हों जहां हम अभी खड़े हुए हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने की है मुबश्शिर साहब। कमिंग आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम, फरवरी से हम IMF के साथ लैंडिंग जो है अप्रोच पे हैं, पर लैंडिंग हो नहीं पा रही है। और ये एक कलीदी वजह है वेयर यू स्टैंड टुडे, इसलिए कि इसकी वजह से सारे फ्लोज रुक गए और आपके रिजर्व $8.5 अरब पे आ गए। मल्टीलैटरल फ्लोज, कमर्शियल फ्लोज, फ्रेंड्स के फ्लोज, सारे फ्लोज जो हैं वो स्लो डाउन हो गए। सो हमें IMF को बिल्कुल हर सूरत में एज एन एंकर यूज करना है FY23 में। उसके लिए हमें जो कलीदी काम उनके साथ हमने एग्री किए हुए हैं वो हमें करते चले जाना है। एनर्जी प्राइसिंग की चेंजेस हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक सोर्स आपने क्रिएट करने की अब कोशिश की है कि G2G कोई मुआहदे करके कुछ हिस्सेस बेच दिए जाए। $1.85 बिलियन है पाकिस्तान की कंसिस्टेंटली
FDI फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। ये पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है 8 से 10 अरब डॉलर का, उससे बेहद कम है। इंडिया आई थिंक इज क्लॉकिंग $80 बिलियन और अबव in the year that I'm comparing पाकिस्तानी FY21 का जो डेटा उनका अवेलेबल है। So please think about it। ये हिस्सेस रखें सामने, ये एक अच्छा तरीका है पाकिस्तान में ओपन करने का। हमें कोई ट्रांजैक्शन करके दिखानी है। अभी मसला ये हो रहा है कि पिछले कई साल से हम कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दिखा नहीं पा रहे। यू कांट टेल मी कि जी वो देखें कितनी अच्छी ट्रांजैक्शन हुई, LNG का नया टर्मिनल लग गया, या हमने कोई LNG का प्लांट बेच दिया। एवरीथिंग सीम्स टू बी कि जी प्रोसीजरली बहुत मुश्किलात आ रही हैं, नैब की वजह से बहुत मुश्किलात आ रही हैं, एग्जीक्यूटिव की कैपेसिटी की वजह, ये सब दुरुस्त अपनी जगह है। सिस्टम को बाईपास करके ही आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन दिखानी है जिससे आप वर्ल्ड मैप पे ये कह सकें कि देखें वी आर ओपन फॉर बिजनेस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको आपको हर सूरत में यूज करना है। दूसरी एक चीज मैं और कहूंगा, एग्रीकल्चर पे थोड़ी तवज्जो दें शॉर्ट टर्म की। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने एग्रीकल्चर यील्ड्स ठीक कर लेनी है, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 10-10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट्स कर रहे हों और फिर हम ये सोच रहे हों कि वीट हमने 3-4 मिलियन टन मंगवाई, कॉटन इस साल भी मैं सुन रहा हूं कॉटन क्रॉप इज नॉट गुड और हम 5 मिलियन टन से ऊपर मंगवा रहे हैं। दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ कंट्री जिसके पास। अच्छा सर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें गवर्नेंस से जुड़ी हुई हैं। 3 मोटे मोटे पॉइंट्स बता दें कि गवर्नेंस में क्या ऐसा हो कि जिसकी वजह से जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारे के सारे ख्वाब पूरे हो सकें। That's the best question anyone has ever asked me. So let me answer that. How did we do the fund last time? मैंने 16 का जो प्रोग्राम जब कंप्लीट हुआ तो I was one of the main participants in that program. हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड टीम जो है वो रखी और वो सिर्फ फंड को डील करती थी और बहुत हम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से चलते थे। MEFP भी खुद लिखते थे। पाकिस्तान ने दैट्स आवर सजेशन नंबर 1। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब बड़ा, पाकिस्तान ने जब भी कोई बड़ा काम किया हो, चाहे हमने एक सलाहियत हासिल की हो डिफेंड करने की मुल्क को, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से की है, जहाँ पे हमने बिल्कुल बाईपास किया है सिस्टम को जो कि क्लॉग्ड है और हमने उस सिस्टम में एक्सपर्टीज लाके इसको चलाया। तो दैट्स नंबर 1। फंड को इस तरह चलाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको मेन सिस्टम से अलहदा रखें। नंबर 2, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इन सब को कहें कि अपने दफ्तर छोड़कर फार्मर्स के पास चले जाएं। एंड आई रियली मीन दैट व्हेन आई से दिस। आई एम नॉट हम चाइना जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेहतर करने की एक्सपर्टीज नहीं ला सकते। अपना जो एग्रीकल्चर है उसको अपने इन अदारों को कहीं, मेरा ख्याल है देयर आर सो मेनी अदारास, मैं आपको बता नहीं सकता जी। ठीक, उनको और तीसरी चीज अगर शॉर्टली बता दे, वी हैव टू टेक अ ब्रेक देन सर। तीसरी चीज, एनर्जी सेक्टर के रीडिजाइन के लिए एक टीम तरतीब दे दें। बेशक ना करें पर एक टीम तरतीब दे दें, ये आपको बता दें कि कौन से डिस्को बिकने हैं, रेगुलेशन कैसे होना है, पॉलिसी क्या बननी है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या होना है, मार्केट कैसे क्रिएट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टारगेट करें और डेडिकेटेड टीम के साथ बहुत शुक्रिया। और इस वक्त वक्फा लें। वेलकम बैक। और एक चीज़ है सेफ सिटी, जिसका नाम आप हमेशा सुनते होंगे। पंजाब में खासी सक्सेसफुली वो इस्तेमाल हुई। इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, रेड जोन है, सारी इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबके सब वहाँ हैं। और मगर ज़ाहिर है अगर कोई सहाफ़ी उठाया जाता है तो वो कैमरा नहीं चलता, वो एक अलग बात है, वो फुटेजेस नहीं मिलती जब कोई अगवा होता है। लेकिन अब एक ख़बर ये आई है कि बात आगे निकल गई है। अब सेफ सिटी के बहुत से कैमरास जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। जो सिस्टम है उसको ना ही रिफर्बिश किया जा रहा है, ना ही उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। तो एक दफ़ा कैमरे लगाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने कहा कि बस अब ये जो है ना क़यामत यही चलेंगे जी। तो आपको इम्प्रूवमेंट करनी होती है। 2014 में लॉन्च हुई थी, बिल्कुल 2008 से सोच रहे थे लेकिन फंड्स नहीं थे, और टोटल $125 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 6 अरब रुपए का जी। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने चाइना से कोई चीज़ दी है तो फिर चाइना ही। 2 बड़े स्कैनर भी आए थे, वो भी गायब हो गए। वो जो रिपोर्ट है जी, रिपोर्टर भी मौजूद है। हाँ, हमारे साथ मुनव्वर अजीम हैं, डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर हैं। इनकी खासी तफसीली रिपोर्ट सेफ सिटी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मुनव्वर ज़रा बताइए कि सेफ सिटी का क्या करें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितना अनसेफ है ये बता दो यार। सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो अनसेफ जो है वो कह सकते हैं, लेकिन वो फिर वो जिप चीज़ें हम
डिस्कस नहीं कर सकते, फिर हमारे पैर पर जलते हैं। जिस तरह आपने डिस्कस किया कि $125 बिलियन का था, सर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मेन ऑब्जेक्ट जो था इसका, वो ये था प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। और कैमरों के थ्रू आप सस्पेक्ट्स को पकड़े, अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करके भाग रहा हो तो उसको आप रेड हेडेड पकड़े या उसको चेज कर पकड़े। और अनफॉर्चुनेटली 2016 से लेके अब तक कोई भी एक इंसिडेंट क्राइम प्रिवेंशन का इनसे नहीं हो सका है। कोई सस्पेक्ट एक भी नहीं सर, कोई सस्पेक्ट इन्होंने कैमरों के थ्रू नहीं पकड़ा सर, कोई क्रिमिनल रेड हैंडेड नहीं पकड़ा सर इन्होंने, कोई क्रिमिनल क्राइम करके भाग रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा। 2016 से लेकर अब तक इस्लामाबाद में सर तकरीबन मैंने फिगर कलेक्ट की थी 57,719 इंसिडेंट्स हुए हैं इस्लामाबाद में, जिसमें सर 7,628 जो थे क्राइम अगेंस्ट पर्सन यानी मर्डर वगैरह जो थे, किडनैपिंग, रेप और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो डकैती, रॉबरी, ऑटो थेफ्ट है वो 17,857 थे। इन टोटल अमाउंट में से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जो है 3,785 केस ट्रेस किए, जुर्म होने के बाद लोग आइडेंटिफाई किया है। सर सवाल ही पैदा होता है कि 1900 में भी सर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके लोग पकड़ती थी, 1985 भी पकड़ती थी, 60 ही पकड़ती थी, वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के थ्रू होती थी। बाद में सर नई गैजेट्स आए, नई टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल ट्रैकिंग के थ्रू लोगों को मुसलमान को पकड़ना शुरू किया, जियो फेंसिंग। तो सेफ सिटी 6 बिलियन लगा दिए आपने, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वो तो आपसे हो नहीं रहा। तो सर अगर आपने 3,785 केस ट्रेस किए, वो सिर्फ 15% बनते हैं सर। 2,000 कैमरे तकरीबन लगाए गए, उनमें से कितने चल रहे हैं? सर ये शुरू हुआ था 1950 कैमरे 2016 से, अब उनकी तादाद बढ़ के 1997 हो गई है। अभी मेरी जो उनकी ऑफिशियल से बात हुई सेफ सिटी की, वो कहते हैं कि हमने पिछले महीने 300 कैमरे रिपेयर किए। 300 कैमरे सर बहुत बड़ी तादाद होती है, वो रिपेयर किए। अच्छा सर दूसरी बात है, ये जो कैमरे जो है ना, इसमें जो है ये 2 किस्म के कैमरे हैं उसके अंदर। एक है सर इंटरेक्टिव वीडियो सिस्टम है जो 1806 है, और एक है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर है जो 9191 है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई चोरी की गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कोई सस्पेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कोई प्रिवेंशन ऑफ मनोबल साहब आप बात काट रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब सिर्फ वीडियोस की बात तो नहीं है ना, आपको लोग चाहिए जो वीडियोस को मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर आपको एक बैकअप सिस्टम भी तो चाहिए होता है ना, रूम बना होता है ना, लेकिन कंट्रोल रूम से पहले आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो तो होना जरूरी होती है ना, अगर पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड निकालना है तो बैकअप के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर बैकअप के सर पहले मैं बता, ये टोटल जो है सर 1997 कैमराज है सर। अभी ये इस्लामाबाद की 35% एरिया को कवर करते हैं। जो पुराने आईजी साहब थे काजी जमील साहब, उन्होंने एक प्रपोजल किया था कि 4,000 कैमरे कर दें। आप कैमरे सर 4,000 लगा दें या 40,000 लगा दें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल स्क्रीन जो है कंट्रोल रूम में वो 70 स्क्रीन है, टोटल 70। मतलब आप एक वक्त में 70 कैमरास दे सकते हैं, और उसको मॉनिटर करने के लिए 72 अफराद हैं जो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम करते हैं। आप 40,000 भी कैमरे लगा दो, जब उसको मॉनिटर करने वाले ही लोग नहीं होंगे सर। और ये जो कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये भी आपकी रिपोर्ट के मुताबिक बारिश में भी काम नहीं करते, और रात में भी इनकी देखने की सलाहियत बहुत महदूद है। नाइट विजन नहीं है और बारिश में नहीं करते। जिस तरह आपको याद होगा, वो एक पॉलिटिशियन साहबा की बेटे का एक्सीडेंट, बेटे ने रोड एक्सीडेंट जो बड़ा मशहूर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सर। दूसरा सर, इसका सिर्फ ओनली 1 बैकअप है और 60 डेज की फुटेज अवेलेबल है। मेरी जो बात हुई थी, वो कहते खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है, कोई अर्थक्वेक आता है या कोई होता है, उसमें हार्ड ड्राइव वगैरह खराब हो जाती है, तो वो अगर एक बैकअप है वो खराब हो गया तो फिर इनमें सबसे जो अहम एक बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो ठीक हो जाए तो शायद ये प्रोजेक्ट वायबल हो जाए। सर बिल चाहिए सर। जब ये लॉन्च किया गया था, अप्रूव हुआ था, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम इसको नागरा से लिंक करेंगे, लोगों को फेस से रिकॉग्नाइज करेगा, इसमें वांटेड लोगों के पीओस की तस्वीरें, उनकी डिटेल्स होंगी कि जब वो मूव करेंगे शहर के अंदर, कैमरा उसको क्लिक करेगा तो वो चीजें जो आइडेंटिफाई करेगा, हम उसको पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये बनाया गया था तो उसमें ये कहा गया था कोई 250 मिलियन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे, जो सबसे लेटेस्ट तरीन सॉफ्टवेयर थे और जो सिर्फ लंदन और अमेरिका में चलते थे। लेकिन उसको भी इक्विप करने के बाद भी इन्होंने कोई फायदा नहीं हासिल किया। सर बेसिक बताऊं मैं आपको कि जो सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल किया गया ना, वो बेसिकली जो है अपोजिशन, अपने अपोजिशन को सर काउंटर करने के लिए किया गया है।
ये कारकर्दगी जब दिखा दे, एहतजाज, जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना किसी का गवर्नमेंट के खिलाफ, उस पे तो बड़ा तगड़ा काम करते हैं, चेहरे गिनने के काम आता है। एक एक सर, ये जो कैमरा है, ये यूबीसॉफ्ट के लेटेस्ट कैमरे थे, ऑल्दो नाइट विजन नहीं है, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 30 मीटर से लोगों के फेस को जो है ना पिक कर सकते हैं ये। तो जब ये नादरा तो इरादे का मसला हुआ नादरा ना, हाँ विल का ही वो तो कह रहे हैं, जब नादरा से कनेक्शन जो कोऑर्डिनेट करना था वो क्यों नहीं हो पाया? क्या नादरा की तरफ से नहीं हुआ, या पुलिस ने नहीं किया, या वो रेड टेपिज्म में फंस गया कहीं? सर ये शुरू में सर ये नादरा के पास ही था और पुलिस ने इसको एग्जीक्यूट करना था, मतलब नादरा इसका कस्टोडियन टाइप का आप समझना, और पुलिस से चलाना था। लेकिन जब सारी चीजें पुलिस की ही, सर पुलिस होना वैसे पुलिस के पास चाहिए था, तो इस तरह की बातें वगैरह आई, तो फिर नादरा ने पुलिस को ये दे दिया। शुरू में सर जब हमारी बात हो पुलिस अफसरान से कि यार जब फेस की रिकॉग्नाइजेशन और ये बाकी चीजें इसमें आप क्यों नहीं डालते हैं, तो कहते थे कि शुरू में चाइनीज इसमें इन्वॉल्व थे, वो पाकिस्तानियों को ऑपरेट करना सिखाते थे, तो वो कहते थे कि जी सीक्रेट होगा, सेंसिटिविटी होगी, हमारा डेटा शेयर हो जाएगा, तो हमने इसलिए वो चीज उसमें डाली नहीं। शायद ये डालना भूल गए या डाल दिया तो उनको इस्तेमाल कर सॉरी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो इसको यूटिलाइज नहीं किया कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था। अच्छा ये बताइए, आपने की रिपोर्ट में कि 2 जो बड़े स्कैनर्स थे वो भी कहीं छप्पर हो गए, गायब हो गए, कोई सुराग नहीं मिला, ये क्या कहानी है? सर बिल्कुल बात तो आपकी सही है कि 2 स्कैनर्स आए थे, वही सी का पार्ट था। अल्लाह बख्शे सर, रहमान मलिक साहब ने अपने जब वो इंडिया में करते थे एक स्कैनर उन्होंने कराची भिजवा दिया था, और एक स्कैनर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास बचा था। और जब मैंने ये स्टोरी का मेरे पास आइडिया तो मैंने स्कैनर्स की भी जब तलाश शुरू की, तो मुझे किसी भी पुलिस इंस्टॉलेशन में स्कैनर नजर नहीं आया। इस हवाले से जब मैंने पुलिस अफसरान से बात की, खासतौर पर जो पीएसपीज हैं, वो आपको पता है वो आते जाते रहते हैं, तो 95% पीएसपीज को पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई स्कैनर भी है। तो अभी लोकेट हुआ स्कैनर ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरे चाहिए होंगे ना यार, मसला ये है सारा। मेरी आज ही बात हुई तो मैंने पुलिस वाले से जोक किया कि यार वो स्कैनर मिला है या किसी को प्यारा हो गया है, तो कहते हैं नहीं पता कि क्या हुआ उसका। शेरशाह, वाह बेहतरीन, तलाश गुमशुदगी का एक जो कराची आया होगा कहीं शेरशाह में ना। क्या आपने स्कैनर को देखा है? अगर हाँ तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से रुजू। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हमें ये तफसीलात बताने का। अब आ जाएं, अब लोग ये कहेंगे आप कराची में बैठ के ना स्कैनर्स की और सेफ सिटी की बात करते हैं, हमारी मर्जी यार, जो भी बात करें। या यहाँ का क्या वहाँ का कंट्रोल रूम मैंने लाहौर का देखा था, हाँ वो बहुत शानदार, तो वो जनाब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेम्स बॉन्ड वो सेट नहीं होता उस तरह का। अच्छा वहाँ शायद सुना है कदर कामयाब है जी, बहुत कामयाब, खासा कामयाब है, वो ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है तो वो तो जाहिर है बहुत कम हो पाती है। वही होता है ना, देखें अब मतलब अगर आप मास्टर ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को देखें तो वो होती है चीन में, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल रूम देखें तो 70 नहीं, मतलब ज़ाहिर 700 स्क्रीनें हैं, और उन 700 स्क्रीनें के लिए कोई 2000 बंदे बैठे हुए। अच्छा माना कि चीन ये कर सकता है, शायद हम नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मतलब स्कैनर तो बंदा ढूंढ ले ना यार, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मांग रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 10,000 बंदे आप हायर करें और तो क्या करोगे किसी भी हॉस्पिटल में स्कैनर लगे हुए। वो तो भला मतीउल्लाह जान का जब वो उठाए गए तो वो जिस स्कूल के बाहर से उठाए गए वो तो स्कूल से देखो सर इसको पहले ले ली गई, इससे पहले कि पुलिस जाके उनके भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो नाकारा बनाती है। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्कैनर कहाँ है पता नहीं, वक्फा ले लें फिर। वेलकम बैक। अच्छा अगर आपका कभी किसी हीरोइनची के साथ पाला पड़ा हो तो आपको पता होगा कि अगर बेचारे को 3-4 दिन टीका या पुड़ी ना मिले तो उसका क्या हाल हो जाता है, उसका हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, बड़ा अग्रेसिव हो जाता है कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। अमेरिका का भी तकरीबन यही हाल है कि अगर हर 3-4 महीने या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हर साल कहीं कोई नया पंगा नहीं शुरू किया दुनिया में तो चैन नहीं आता। तो इसी सिलसिले में आज कल क्या हुआ कि नैन्सी पेलोसी साहिबा जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं और आई थिंक फॉरेन पॉलिसी कमेटी पर भी बैठती हैं, नॉट मिस्टेकन, वो पहुंच गई ताइवान। अच्छा पहले से ही अनाउंस करके आ रही थी कि जी मैं जा रही हूँ। जाहिर है कि चीन ने कहा कि जी अगर आप ऐसा करेंगी तो ये बहुत एक बड़ी प्रोवोकेशन होगी, और चीन के लिए जाहिर है ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन ही है
क्योंकि चीन हमेशा ताइवान को तस्लीम नहीं करता और कहता है कि ये एक बागी हमारा एक सूबा है और इसके लिए फिर इसकी हिस्ट्री के लिए हमें बहुत तारीख में जाना पड़ेगा। वही लॉन्ग मार्च के बाद जब कोमिंटांग चली गई थी, वहाँ इतना आपको बोर नहीं करूँगा। और इस पर एक यूएस के हाई लेवल ऑफिशियल की बाकायदा विजिट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक तो चाइना के लिए एम्बैरेसमेंट भी है, प्रोवोकेशन भी है और एक तरह से ह्यूमिलिएशन भी है। तो नैंसी पेलोसी साहिबा ने कहा कि लेकिन फिर भी मैंने जाना ही जाना है और यूएस मिलिट्री प्लेन्स के साथ एस्कॉर्ट करके वो ताइवान में लैंड की। जाहिर है कि ताइवान तो इस वक्त पेलोसी को लव कर रहे हैं, यूएस को भी लव कर रहे हैं। चाइना का रिएक्शन जो आया है वो जाहिर है कि काफ़ी सख्त आया है, जो एक्सपेक्टेड भी था। जैसे ही पेलोसी ने साहिबा लैंड की तो चाइना ने एक ऐलान किया कि अब वो पूरे ताइवान के इर्द गिर्द लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, मतलब जिसमें एक्चुअल असला इस्तेमाल होगा, मिसाइल्स भी, और इसमें इनफैक्ट जो J-20 स्टेल्थ फाइटर हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर हम जरा नक्शा दिखाएं ताइवान का कि कहाँ मशकें हो रही हैं चीन की, तो उससे आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि बिल्कुल चारों इनफैक्ट 7 लोकेशंस ताइवान को घेरा हुआ है। और चीन बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि ये ना सिर्फ मशकें नहीं है, लेकिन हम एक तरह से एक टेस्ट फायर भी कर रहे हैं कि अगर हमने ताइवान को ब्लॉक करना पड़ा तो क्या होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल में ही अमेरिकन सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग कि एक टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई थी और जाहिर है कि शी साहब ने पूछा कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं आपकी पेलोसी। तो बाइडेन साहब ने कहा कि सी देखें, हमारे यहाँ कांग्रेस अलग होती है, हमारी जमहूरियत है, आपको नहीं पता कि जमहूरियत कैसे चलती है, उसकी मर्जी वो पहुंच गई, अब इसके बारे में भाई क्या करेगा, राइट। लेकिन जाहिर है कि चीन ये नहीं मान रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेज यहाँ चल रही हैं। अभी हाल में एक अनाउंसमेंट आई है यूएस से कि भारत और यूएस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो अब इसमें तो जाहिर है बाइडेन साहब नहीं कह सकते कि सर फौज की अपनी मर्जी, वो जो करना चाहें वो करें। यूएस नेवी हमेशा वहाँ पर लोकल एरिया में अपनी जहाज़ घुमाती रहती है और कहती है कि जी ये तो हमारा हक है, पूरी आज़ादी है। तो अगर ज़रा हम देखें ईस्ट चाइना सी जो है उसका अगर आप मैप देखेंगे मिलिट्री बेसिस वहाँ पर किसके हैं और कौन से हैं, तो अब ये लाल में जो आपको बेसिस नज़र आ रहे हैं वो हैं यूएस के। अच्छा, इस मैप में आप 1 2 3 4 5 बेसिस गिन सकते हैं और ये सिर्फ यूएस के बेसिस हैं, यूएस के इत्तेहादियों के बेसिस तो अलग हो गए। चीन के अगर आप देखें तो 1 2 3 है और जाहिर है वो चीन के साहिल पर ही है। तो ये कुछ ऐसे होगा कि अगर कल बिलफर्ज चीन का एक बेस क्यूबा में हो, एक बेस मेक्सिको में हो और एक बेस पनामा में हो और हर दूसरे दिन वो फ्लोरिडा के चक्कर काट रहे हो, तो क्या तकरीबन 800 के करीब छोटे बड़े अड्डे पूरी दुनिया में है, जबकि चाइना का सिर्फ एक अड्डा है और वो जिबूती, और हर दूसरे दिन उनकी वो चीखो पुकार हो रही होती है कि सर ये देखें ये मिलिट्री बेस बना रहे हैं। और उनसे पूछें यार आपके जो 700 है उनका क्या होगा, नहीं वो तो हमारा हक है यार, वी आर द गुड गाइज मैन, यू नो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि बेगानी शादी में इंग्लैंड दीवाना हो रहा है। अभी आपको पता है कि क्योंकि बोरिस भाई को आपको पता है बैरूनी साजिश का शिकार बन गए वो भी, और उनको हटा दिया गया है। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने वाली है, बिल्कुल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने वाली है, क्योंकि ऋषि सुनक साहब भी तो है ना, वो तो ऑब्वियसली भारत में जात है। और दूसरी साइड पर है लिज ट्रुस, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी मैं पेलोसी को कंफ्यूज कर दिया था। तो उनकी जो डिबेट चल रही है ना उसमें बार बार चीन का जिक्र हो रहा है, क्योंकि दोनों दिखाना चाह रहे हैं ना कि यार वी आर टफर देन यू। तो अभी लिज ट्रुस ने कहा है कि जी ये बिल्कुल जो पेलोसी ने किया है वो तो सही किया है और चीन को चाहिए कि डी एस्केलेट करे। तो चीन ने कहा कि यार अगर हमारे जहाज आपके गिर्द घूम रहे होते तो क्या आप हमें यही बोलते, यू नो, सीधी सीधी बात है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अभी MI5 के जो हेड है उन्होंने कहा है कि जी अब हमारा रूस के बाद ना हमारा सारा फोकस हमारा चीन पे ही है, क्योंकि चीन हम इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट। हाँ, लेकिन मतलब देखो नेटो पर मैं आने वाला हूँ, लेकिन यार मतलब यूके अपने आप को समझ क्या रहे हैं, मतलब कौन सी आपके कौन हो भाई, वो हांगकांग वाले जमाने गए, आपकी एम्पायर गई, चीन और आपकी क्या लेन देन है। तो इसका भी एक अगर समझ में नहीं आ रही ना तो एक इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ। यूके ने यूरोप से अपने आप को अलग कर दिया है, ब्रेक्सिट,
राइट। उनको पता है कि यार हमें शदीद ज़रूरत है और हमें बस एक चीज़ बेचने के लिए है यूरोप को, और वो है कि जी अमेरिका हमारा भाई है, कोई काम हो तो आप हमें बताएं, हम उनको बोल देंगे। अमेरिका के साथ करीब होने की आजकल जो मेन जो तरीका है वो है कि आप चीन को थोड़ा सा दबाएं। नेटो के साथ भी बिल्कुल, जैसे भी वो सर आपने जिक्र किया, नेटो के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि चाइना ने अभी वो नेटो ने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज की लिस्ट में चाइना को सेकंड नंबर पर रखा है, अगेन रूस के बाद। क्योंकि जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो नेटो और यूरोप को भी रियलाइज हुआ कि यार अभी भी हमें अमेरिका की काफ़ी ज़रूरत है, और अगर अमेरिका को करीब रखना है तो इसका मतलब है कि हर दूसरे ना चीन के बारे में कुछ के खिलाफ। यार ये बताओ, इनकी दोनों सबकी अच्छी दुकान चल रही है, मसलन ताइवान के मशक़ें भी हो रही हैं, अमेरिका उर्रा भी रहा है। ताइवान की जो 42% जो हैं चीज़ें, वो तो चीन मेनलैंड चाइना में जाके बिकती हैं, 42% टोटल, और वो भी ताइवान की। अच्छा, 190 बिलियन डॉलर मिलते हैं। अमेरिका का जो है सबसे बड़ा जो वो है चीज़ें आती हैं अमेरिका के, और सारी अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं। इस मौके पे ये दिमाग की खराबी है क्या? ये क्यों हो रहा है? अल्लाह जानते हैं। मतलब बिजनेस भी कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक फिगर दे सकता हूँ, पता नहीं इससे इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो है कि अब जो सदर जो बाइडेन साहब हैं, उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग है वो लोएस्ट नंबर पे पहुंची हुई है, 38%। तो इससे उन्हें क्या, इसलिए कि सेकंड इलेक्शन तो उन्हें लड़ना नहीं है, 4 साल अभी पूरे हुए नहीं है, 2 साल पूरे हुए हैं, तो अभी से क्यों पंगा ले रहे हैं? ये तो बाबा जी को ही पता होगा ना सर, लेकिन पंगा तो इनकी पुरानी प्लान था। ये आपको पता है कि इवन फ्रॉम बिफोर ओबामा's टाइम इनका ये प्लान था कि वी आर नाउ गोइंग टू कन्फ्रंट चाइना, क्योंकि एक विलन, हॉलीवुड वाला विलन चाहिए होता है। और मसला इनको सिर्फ ब्रेक पता है कहाँ आई? सितंबर 11 के अटैक्स में, क्योंकि इनका रीफोकस वहां हो गया। चीन को 10 साल मिल गए। यूक्रेन तो इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, ये नया महाज क्यों खोल रहे हैं? सर वो शौक है, आदत है। कुछ बेचना होगा ताइवान को भी बेचना है। नैन्सी कहेगी आपको बस एक तरह से सबके लिए विन 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 ही है। इनको अपने मसल फ्लेक्स करने के मतलब मजबूर कर दिया है ना, बेसिकली आपने उनको फोर्स कर दिया। वो थोड़ी सी बैक सीट के पोजीशन में यूएस बाइडेन अपने रिपब्लिकन्स को दिखा सकता है कि जी वी आर टफ ऑन फॉरेन पॉलिसी। मुझे लग रहा है ये 50 से बाहर नहीं निकले। जब आयरन कर्टन की टर्म शुरू हुई थी ना, उसके बाद सोवियत यूनियन के घेराव के लिए सीटो, सेंटो, नेटो, इस तरह के अला बला जो है सारे बनाए गए थे। अब फिर वही डिप्लोमेसी कोई 70 साल पुरानी दोबारा हर जगह एक ही फिल्म चलती है, सिर्फ किरदार बदलते हैं। क्या करें यार? अगर इतनी बड़ी बड़ी सीटों में बैठ के भी इन्होंने यही करना है तो यार मैं क्यों नहीं प्रेसिडेंट हूँ अमेरिका का? ऐसी बेवकूफ़ी तो मैं भी कर सकता हूँ। आप बने तो मैं आपको वोट दूंगा, हालांकि मैं भी अमेरिका का शहरी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। बस पाकिस्तान से फंडिंग, पाकिस्तान की बात, फॉरेन फंडिंग में फंस जाओगे। व्हाइट हाउस के ख्वाब देख रहा हूँ। चलो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।